नमस्कार। आज हम लोग बजट की बहुत सारी अवधारणाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं बजट की क्या क्या है। इसमें सबसे पहली अवधारणा के अंतर्गत राजस्व घाटा आता है। राजस्व घाटा से तात्पर्य सरकार के कुल राजस्व व्यय का उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों पर जो अधिक होता है, जो व्यय हम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, जो प्राप्तियां हो रही है वो कम हो रही हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग उसको राजस्व घाटा कहते हैं। क्योंकि हमको जितना प्राप्त हो रहा है हम अगर उतना ही खर्चा कर रहे हैं तो ये तो हम बैलेंस्ड काम कर रहे हैं, इसलिए उसको हम बैलेंस कहेंगे कि ना घाटा हो रहा है ना फायदा हो रहा है। अगर हमको जितना प्राप्त हो रहा है उससे हम कम खर्चा कर रहे हैं तो यह हमारे लिए प्रॉफिट की बात होगी। लेकिन इस परिस्थिति में हमको घाटा लगता है इसलिए क्योंकि जितना हम प्राप्त करते हैं, जो हमारी प्राप्तियां होती हैं राजस्व की, उससे हमारा व्यय ज़्यादा होता है। ये सरकारी गवर्नमेंट के जो प्राप्तियों और व्यय की बात हो रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसका आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के में एक वित्त वर्ष आपको पता होगा, मैंने आपको बताया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अप्रैल से मार्च के में जो अप्रैल की शुरुआत से मार्च के अंत तक का जो पूरा एक वर्ष होता है, इसको हम लोग एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब ये वित्तीय वर्ष में हम लोग पूरा का पूरा क्लोजिंग करते हैं, फिर उसके बाद 1 अप्रैल से फिर एक नया हम लोग अकाउंट बनाते हैं। हम उस दिन 31 मार्च को जब क्लोज करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमने जितना अपना पैसा लगाया हुआ है उतना ही हमको मिल गया या बैलेंस्ड हो गया। कुछ ना कुछ या तो घटा रहेगा या बढ़ा रहेगा, लेकिन जो भी घटा या बढ़ा रहेगा हम उसी पे क्लोज करके फिर उसी को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहता है उसको आगे लेकर चले जाते हैं। तो राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्ष में ऋणों को छोड़कर, जो ऋण है उनको छोड़ दिया हमने, जो हमने ऋण लिया हुआ है किसी से उसको छोड़ दीजिए आप, कुल प्राप्तियों का कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल प्राप्तियों का कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अभी ऋणों की बात नहीं करते हैं, ऋण की रकम को दूर रखते हैं। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा में सकल प्राथमिक घाटा माइनस राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान आता है, जबकि निवल प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा प्लस जो हमको ब्याज प्राप्त होता है वो और माइनस ब्याज का भुगतान आता है। इसी प्रकार 4 कॉन्सेप्ट हमारा आता है बजट घाटा। बजट घाटा में जब कुल आय, राजस्व खाते की आय, हमको कुल आय से मतलब क्या होगा, जो राजस्व खाते की आय आएगी और जो प्लस पूंजीगत खाते की आय होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुल आय। इस कुल आय में कुल व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, इसको हम लोग कुल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय कहते हैं, से कम रहती है तो इसे बजट घाटा कहा जाता है। ये 4 कॉन्सेप्ट है। अब ये घाटा हर जगह देखकर आपको लग रहा होगा ये क्या बजट सही है, होता है कि नहीं होता। हमारे यहाँ पे 69 से यह घाटे का बजट बन रहा है। इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका ने दिया था।
इसने दिया था अमेरिका। अमेरिका ने ये बताया था कि ये अगर घाटे का बजट अगर आपको विकास करना है तो ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको विकास तब नहीं हो सकता जितना हमारे पास पैसा है उतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो हम अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि विकास के लिए हमको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इस पैसे को अगर हम टाइमली जब यह चाहिए उस समय नहीं लगा रहे हैं तो हमारा जो विकास होने वाला है वो अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जिस समय खेत को आवश्यकता है पानी की, उस समय ना देकर बाद में पानी हम देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसी प्रकार जिस समय पैसे की आवश्यकता होती है उस समय अगर हमने उसको नहीं वहाँ पर पूरा किया, वहाँ पर पूंजी नहीं लगाई, तो वह समय जब निकल जाएगा तो फिर खेत में पानी देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह सीजन निकल चुका है। अब पानी देने से भी कोई इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो उस प्रकार का वेदर मिलेगा, ना उस प्रकार का अब वातावरण मिलेगा जिसमें वह फसल उग सकती थी। उसको उसी समय पानी की आवश्यकता थी जिस समय उस तरह का वेदर, क्योंकि कॉम्बिनेशंस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं। टाइम की बड़े बहुत ज़्यादा कीमती होता है, समय सबसे बलवान चीज़ है। समय पे अगर हमने कहीं पर पूंजी का प्रयोग नहीं किया, समय पर अगर हमने उस पूंजी के प्रयोग को सिर्फ यह देख कर कि हमारी आमदनी कितनी है और हमारा खर्चा उतना ही रहेगा, तो हम बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर सकते हैं। जितने भी विकासशील देश हैं उनको इस प्रकार के बजट अपनी प्रगति के लिए बनाने ही पड़ते हैं, और यह बजट एक विकासशील देश को विकसित देश की तरफ आगे की तरफ लेकर जा सकता है। परंतु यह बजट हमेशा इस प्रकार का रहना चाहिए कि हमारा जो भी पैसा हम लोग घाटे के कारण जो उधार लेकर कर रहे हैं, या नोट छाप के या किसी देश से उधार लेके कर रहे हैं, या अपने देश से लोगों से उधार लेके कर रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का घाटे का बजट बना रहे हैं, चाहे पैसा छाप के बना रहे हैं। पैसा छाप के बनाने में तो ये होगा कि हम बाहर से तो कोई चीज़ ले नहीं सकते हैं, अपने यहाँ पर ही उसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पड़ जाता है। विदेशों से हम जो है कम पैसे का ऋण लेते हैं, या बिना ऋण के जो हमको पैसा मिल जाता है वो हम लेते हैं, उसके बदले में हम लोग को काफ़ी अब उसका आभार मानना पड़ेगा जो दे रहा है। उसके बदले कई बार वो बहुत लंबी समय का कम ऋण का पैसा देते हैं, इससे भी हमको मिलता है। तो हम लेकिन ये सब लें, लेकिन इसलिए ना लें कि उसको खा के ख़त्म कर दें, उसको इसलिए लें कि हम उसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट उसमें कोई आए। हम कुछ ऐसा चीज़ बनाएं कि जैसे कि जिससे हमको लाभ हो। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, किसी को पैसा दे देने से उसका वो उस दिन खा लेगा, फिर दूसरे दिन पैसा मांगने लगेगा, लेकिन अगर हम उस पैसे से छोटा सा भी कोई उसको काम स्टार्ट करके दे देंगे, जैसा हमने एक उदाहरण बताया था, किसी को 200 रुपये खाने को दे दीजिए, वो खा लेगा, उसको वही 250, 300, 400 रुपये का एक पंप लेके दे दीजिए, अगर वो स्कूल के बाहर रोज़ खड़ा हो जाएगा तो रोज़ खाने का इंतजाम उसका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप घाटे का बजट अच्छा होता है, लेकिन वह उसी परिस्थिति में जब इसको बहुत सूझबूझ से किया जाए, अच्छे नियत से किया जाए, उस समय यह घाटे का बजट हमारे लिए एक अति आवश्यक, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं विकासशील देश के लिए। तो ये आज हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट बनाए, आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा। इसके बाद 2-3 और टॉपिक इसमें बजट में है, फिर मैं इसका कंक्लूज़न कर दूंगा। आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।